वेलकम बैक। थीम नंबर 8 एक इजी सा टॉपिक है जिसमें ओवरऑल एक मेन आइडिया की बात की जाए तो ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात की गई है। इसके बारे में इसकी थ्योरीज क्या हैं, इसमें कौन से बैरियर्स हैं और मतलब स्ट्रेटजीज क्या होंगी इसमें एनहेंस करने के लिए, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह की बात की गई है। बाकी इसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स वगैरह हैं। तो ओवरऑल एक शॉर्ट सा टॉपिक है, तो हम इसको ज़रा ब्रीफली देखेंगे, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे ताकि किसी भी एमसीक्यूज को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इसको पेपर में सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर इसके मैंने ये स्लाइड्स भी ओपन कर रखी हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बेसिकली हम ओवरव्यू तो इसका ही देखेंगे, लेकिन स्लाइड्स में ये है कि हम आसानी हो जाएगी, ये डिटेल में जो है ना हम चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जनाब, ग्लोबल ट्रेड की बात की गई है। तो ग्लोबल ट्रेड बेसिकली क्या होती है? आप किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रेड आप चाइना के साथ कर रहे हैं, यूएसए के साथ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसके बारे में सिंपल सी बात है। इसमें कोई ऐसा एमसीक्यू खास नहीं है। तो बाकी कुछ टर्म्स छोटी छोटी बयान की गई है। इंपोर्ट क्या होती है जनाब जी, एक्सपोर्ट क्या होती है? इंपोर्ट होता है अपने मुल्क कोई चीज़ इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट होता है जनाब जी आप अपने मुल्क से कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं। अब पाकिस्तान से राइस वगैरह जाते हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह हैं वो यूरोप जाती हैं। इंपोर्ट पाकिस्तान ऑयल वगैरह करता है यूएई से, यूएस वगैरह से। तो ये चीज़ें हैं। चाइना के साथ काफ़ी क्लोज पार्टनरशिप वगैरह है। अब इसके अलावा ट्रेड बैलेंस क्या होता है जनाब जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन देख लें आप। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान जो है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड सरप्लस, वरना डिफिसिट होता है। अब इसके अलावा फ्री ट्रेड टैरिफ क्या होता है जनाब जी, कि इम्पोर्ट पर लगाया जाने वाला टैक्स जो होता है, इससे इम्पोर्टेड चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, मतलब आजकल जैसे आप देख लेंगे ट्रंप हल्का हुआ है जनाब जी, किसी पे 100% टैरिफ लगा रहा है, चाइना पे लगा रहा है, यूरोप पे लगा रहा है। इस तरह करके ये टैरिफ गेम एक होती है। अब एक कोटा होता है जनाब जी, कंपनी की लिमिट होती है कितनी चीज़ में इम्पोर्ट करनी है, कितनी एक्सपोर्ट करनी है, उसके हिसाब से। अब जब ग्लोबल ट्रेड इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। जनाब जी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एसेट्स टू मार्केट्स के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, मोर कस्टमर चॉइसेस के लिए जनाब जी, जॉब ज़्यादा पैदा होती हैं, नए शोबे बनते हैं जनाब जी। आपके कंपनी अपना आपके कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करती है, सिंपल सी इसमें वो बात है। इसके अलावा जनाब जी देखते हैं अगले मॉड्यूल में मेजर प्लेयर्स इन ग्लोबल ट्रेड। अच्छा, चाइना है सबसे बड़ा इंपोर्टर, सबसे बड़ा जो है कह लें कि एक्सपोर्टर है किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक्स का और मशीनरी का। ये आपसे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसए किस चीज़ के लिए एक्सपोर्टर है जनाब जी? सर्विसेज के लिए, टच के लिए एंड एग्रीकल्चर लिए। टच की बात की जाए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ओनली कैलिफोर्निया की स्टेट जो कैलिफोर्निया जो है स्टेट में सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में 14,500 टच स्टार्टअप्स हैं। तो टच के लिहाज से यूएसए का वो खास इलाका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब जर्मनी है, जर्मनी के लिए जनाब जी मेजर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्टर के लिए मशहूर है, कार्स वगैरह के लिए जनाब जी, मशीनरी वगैरह के लिए। जापान है जनाब जी, हाई टच प्रोडक्ट्स बनाता है, हम सबको पता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। पाकिस्तान जनाब जी दही बल्ले, राइस एक्सपोर्ट वगैरह जनाब जी, वो लेदर आइटम्स करता है। इसके अलावा जनाब जी टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं? अब ये कुछ टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिहाज से। बाईलेटरल में क्या आती है, मल्टीलेटरल में क्या आती है, रीजनल में क्या आती है, और प्रेफरेंशियल ट्रेड में क्या आती है। बाईलेटरल में तो ये होता है कि सिर्फ दो कंट्रीज के दरमियान ट्रेड हो रही है। बाई बाई के लिहाज से सिर्फ ना, बाई को आप देखें अगर कि दो के लिहाज से, टू, मतलब पाकिस्तान चाइना ट्रेड कर रहे हैं, एफटीए, सिंपल सी बात है जनाब जी। और इसके अलावा अगर मल्टीलेटरल है, कुछ कंट्रीज आपस में कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसीएन है, इस तरह करके। और रीजनल ट्रेड क्या होती है? रीजन के दौरान, मतलब यूरोपियन है और इस तरह करके आरईसीपी वगैरह है, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो इनकी थोड़ी सी एब्रीवेशन है, इतनी ईजी सी है, तो हम इनको ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर एफटीए का पूछे तो उसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, बाकी सिंपल सी बात है। अब चैलेंजेस क्या हैं, ये आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं ग्लोबल ट्रेड में। बाकी वही पीछे बैक आ जाएगा थोड़ा सा कि चैलेंजेस क्या है जनाब जी। आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जंग हो गई है जनाब जी, सैंक्शंस लग जाती हैं, ट्रेड बंद हो जाती है, जैसे ईरान का भी मसला बना रहा है। इसके अलावा जनाब जी ट्रेड डिफिसिट्स होते हैं, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए किसी कंट्री की, तो जनाब जी उसकी इकॉनमी डाउन चली जाती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स इशू होते हैं जनाब जी, आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला हैं। जहाज़ आपका जो है, आपकी शिपिंग लाइन है, हैपिक लाइन है, अब मर्स वगैरह है, वो लेट हो गई है, कोई और इशूज बन गए हैं, डिलेज हो गए हैं, कोई एरर्स आ गए हैं, ईमेल्स वगैरह हैं, बाकी चीज़ें। अब करेंसी फ्लक्चुएशन है, आप पाकिस्तान की करेंसी वैसे डीवैल्यूएट होती जा रही है जनाब जी। अगर आपकी इंपोर्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। जहाज़ों से कार्बन एमिशंस बनती हैं, तो उसके लिहाज से ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका काफ़ी पड़ता है। अब ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आप सिर्फ एब्रीवेशन याद कर लें जनाब जी। करती क्या है जनाब जी? ओवरसीज ट्रेड रूल बिटवीन नेशंस, सिंपल सी बात है। मतलब ओवरऑल एक जो तजारत का कानून है वो बनाती है। अब आईएमएफ क्या जनाब जी? वो फाइनेंशियल हेल्प करती है, मुल्कों को लूटती है, कर्जा वगैरह देकर। जिस मुल्क में दाखिल होती है वो मुल्क जिंदा नहीं बचता। पाकिस्तान की भी यही हालात इसने खराब किए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है जनाब जी, वो फंड देता है डेवलपमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, और पुअर कंट्रीज के लिए पाकिस्तान को देता है। और पाकिस्तान इस्लामिक बैंकिंग करता है उस फंड से। तो ये चीज़ होती है लोगों को लूटने के लिए।
अब अंटार्कटिड क्या होती है जनाब जी? ये क्या करता है जनाब जी? प्रमोट ट्रेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान एंड ग्लोबल ट्रेड, मेजर एक्सपोर्ट पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान टेक्सटाइल करता है, राइस करता है, लेदर करता है, ये चीजें हम ऊपर पढ़ के आ चुकी हैं। इंपोर्ट जनाब जी ऑयल वगैरह, मशीनरी वगैरह सब कुछ इंपोर्ट करता है। और 2 नंबर दवाइयाँ भी। इसके अलावा जनाब जी की ट्रेड पार्टनर पाकिस्तान के चाइना है, यूएई है, यूएस है, यूके और अफगानिस्तान। और इसके अलावा अगले मॉड्यूल में देखते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये थ्योरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इनके नाम वगैरह याद कर लें कि जनाब जी कौन कौन सा थे। बाबा आजम स्मिथ था जिसने वो थ्योरी चोरी की थी, और ये डेविड रिकार्डो है। और जनाब जी ये 3-4 नाम है मोटे मोटे, आपने ये सिर्फ माइंड में रख लेने हैं। अच्छा, ये ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो बताते हैं कि कंट्रीज आपस में ट्रेड क्यों करती हैं। इन थ्योरीज को अपना आसानी से जरा समझते हैं। सबसे पहली थ्योरी होती है मर्केंटाइलिज्म। अब ये थ्योरी जरा आउटडेटेड, आपको एमसीक्यू दिया आ सकता है कि आउटडेटेड थ्योरी कौन सी है। इस थ्योरी में बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जो मतलब इसका कहना था कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो, ठीक है। मतलब सोने चांदी का जहीरा बनाओ अपने मुल्क के अंदर। और आजकल ये थ्योरी जो है ना आउटडेटेड है। इसके अलावा एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ये जो थ्योरी है ना, अभी एडम स्मिथ बाबा जानी की है जनाब जी, ये देख लें यहाँ पे वही चीज बता रहा है, सब नाम बता रहा है, इसमें नाम नहीं बता रहा। अब इसमें क्या है कि जनाब मतलब ट्रेड व्हाट यू प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली। मतलब इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि आप वो चीज एक्सपोर्ट करें जिसमें आप माहिर हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे कि अब बांग्लादेश है, वो टेक्सटाइल में महारत रखता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो इंपोर्ट करे। सऊदी अरेबिया है, ऑयल निकालने में महारत रखता है, वो मतलब एक्सपोर्ट करे, सॉरी। तो यहाँ पे इसके बाद आती है कंपैरेटिव एडवांटेज। अब ये जो है ना डेविड रिकार्डो की एक थ्योरी है, यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा डेविड रिकार्डो। अब यहाँ भी ये आपको नाम पूछ सकता है एमसीक्यूज में। अब ये थ्योरी ना बहुत पावरफुल है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। इसका कहना है कि अगर आप हर चीज में कमजोर भी है ना, मतलब आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं भी है, तो फिर भी आपके लिए ट्रेड बेनिफिशियल है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आप वो चीज बनाएं जिसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो मतलब कम आता है, आपको उसमें कॉस्ट कम आती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, इलेक्ट्रॉनिक से बेहतर टेक्सटाइल बना सकता है, तो उसे टेक्सटाइल पर फोकस करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। ये वो इसके बारे में थ्योरी कहती है, सिंपल सी बात है। अगली बात है ये हेक्सचर ओहलिन, हेक्सचर चुड़ैल, इसका मतलब चुड़ैलें होता है वैसे। अब ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है जनाब जी? इसमें सिंपल सी बात है कि आप कहते हैं कि जो अबंडेंट रिसोर्सेज है ना आपके, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, आप ना उनका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के पास लेबर है तो पाकिस्तान लेबर एक्सपोर्ट करे और जनाब जी इस तरह काम करे। सिंपल सी बात है। जर्मनी है, उसके पास अगर पैसा ज्यादा है, मशीनरी वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो वो उस पर काम करे। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो पोर्टर डायमंड मॉडल है, इसकी मैंने अभी इसकी बात की है कि आपके पास लेबर ज्यादा है, पाकिस्तान के पास वो लेबर बाहर भेजता है, तो ये वही चीजें हैं। इसके बाद है जनाब जी यहाँ पे क्या है कि उसके बारे में ब्रीफली बता रहा है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ना, जो आपको सिंपल से एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा है कि प्रोडक्शन मूव्स एज प्रोडक्ट्स मैच्योर। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं, इनको आगे जाके डिस्कस करते हैं ये क्या है, डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ये आपको एक्सप्लेन कर चुका है। मर्केंटाइलिज्म है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। हेक्सचर ओहलिन चुड़ैल की थ्योरी है और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो अभी ये इसको जरा ना थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाके देखते हैं। तो ये न्यू ट्रेड थ्योरी और ये फोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसी के आगे मजीद चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पॉइंट आता है, तो ये इसको देखते हैं। इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना न्यू प्रोडक्ट, अब किसी कंपनी पाकिस्तान एक न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, सबसे पहले अपनी कंट्री में बनाएगा, ठीक है। उसकी इनोवेशन फेज होगा, सब कुछ प्रॉपर लाइफ साइकिल चलेगा, उसके मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, सब कुछ आएगा उसको मेच्योर होने में, ठीक है। मेच्योरिंग का उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेच्योरिंग का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टैंडर्डाइज का, मतलब आप उसको जनाब जी स्टैंडर्डाइज कर देते हो, मतलब मास प्रोडक्शन करते हो, आप दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हो जहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। यूएसए है, वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के इन्वेंट करता है। तो इस तरह मतलब एग्जांपल ले लें कि वियतनाम की, वहाँ पर जनाब जी लो कॉस्ट कंट्री ने थे, वियतनाम है, वहाँ पर मोबाइल फोन्स की हिस्ट्री इस वजह से मतलब उसकी मिसाल ले लें। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आप एक कंपनी कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं और जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप उसके जो मास प्रोडक्शन है किसी और कंट्रीज में करते हैं और फिर उसको आप आउटसोर्स करते हैं। इसके बाद न्यू ट्रेड थ्योरी, ये जो है 1970 या 1980 के मतलब इसके गालबन है कि इसमें जो है ना मतलब ये कहती है कि ट्रेड जो है ना वो सिर्फ रिसोर्स की वजह से नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से भी होती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि बड़ी फैक्ट्री बनाओ, प्रोडक्शन ज्यादा करो, ठीक है। और अगर कॉस्ट कम करो अपनी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सरमाया लगाओ, ये उस चीज के बारे में सिंपल सी एग्जांपल है। अब देखो एयरबस की एग्जांपल दे रहा है वर्सेस बोइंग की एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज बनाओ, दुनिया पर कब्जा करो, ठीक है। और ये इसी की सिंपल सी मिसालें हैं। इसके बाद आते हैं पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इसके बारे में जैसे यहाँ पर ये पॉइंट्स आप ये डायमंड थ्योरी जो दी थी इसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो ये माइकल पोर्टर एक बंदा था कोई 1990 के करीब जो है ना, अब उसने ये थ्योरी दी थी कि मुल्क की जो सक्सेस सिर्फ ना रिसोर्सेज पर नहीं होती बल्कि इंडस्ट्रीज का माहौल जो होता है उस पर डिपेंड करती है। अब डायमंड मॉडल एक थ्योरी दी थी जिसमें ना उसने सिंपल सी कुछ छोटी छोटी चीजें बताई थी। मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि मजदूरों की स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लोकल कस्टमर्स की जो सोफिस्टिकेटेड डिमांड्स हैं, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है। कंपनीज की स्ट्रेटजी वगैरह पे बात की थी, मतलब हेल्थ वगैरह पे बात की थी, लेबर वगैरह पे बात की थी। तो इसकी छोटी सी इसने डायमंड थ्योरी में बातें की थी। तो ये उसके छोटे छोटे में ना इसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिंपल सी बात है। इसकी एग्जांपल दी हुई है, जापान ऑटो इंडस्ट्री की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ड्यू टू स्किल्ड लेबर की बात की हुई है, डिमांडिंग लोकल कस्टमर की बात की हुई है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की बात की है। जापान की एग्जांपल दे रहा है कि वो इतनी सक्सेसफुल इस तरह क्यों है, कैसे है। इसके अलावा इसमें है ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, मतलब कह लें फिजिक्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ये बिल्कुल। अब ये कहता है कि जनाब ये दो मुल्कों के दरमियान जो है ना उनकी इकोनॉमी के मुताबिक उसकी ट्रेड होती है, मतलब बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए वगैरह है, चाइना वगैरह है, उनकी ट्रेड उतनी ही ज्यादा होगी। अगर दो करीब करीब कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, तो उनकी ट्रेड बहुत ज्यादा होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उनकी ट्रेड ज्यादा होगी। इस तरह से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नस्वार की ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ज्यादा कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि मुल्क तजारत क्यों करते हैं, मतलब वाई नेशन ट्रेड, क्या क्यों ट्रेड करते ही क्यों है, क्या मुसीबत है उन्हें। तो इसको देखते हैं की टेक वे। तो इसमें सबसे पहले बात है कंपैरेटिव एडवांटेज की, वही बात है जो पहले पढ़ के आए हैं पीछे, कंपैरेटिव एडवांटेज की कि आपस में मतलब वो ट्रेड क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब हम ये चीज़ देख रहे हैं ना सारे पीछे के कि हर मुल्क जो अपनी चीज़ में बेस्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है, उस चीज़ में माहिर होता है, ठीक है। इसमें एक्सेस टू रिसोर्सेज है, ठीक है। अगर किसी के पास ऑयल है, किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास ऑयल है वो जिसके पास ऑयल नहीं है उसको एक्सपोर्ट करता है। मिसाल सऊदी पर बहुत ज़्यादा ऑयल की रिसोर्सेज हैं, वो बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जापान के पास भी ऑयल नहीं है मिसाल के तौर पर, तो वो सऊदी अरब से ले रहा है। मजीद देखते हैं इसमें जनाब जी लोअर प्रोडक्शन कास्ट आती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एग्जांपल दे रहा है, सिंपल सी बात है इसमें अब वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लो प्रोडक्शन वाली कास्ट हम पहले पीछे पढ़ रहे हैं जनाब जी कि हर मुल्क अपनी बेस्ट चीज़ बनाता है और किस जगह बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है। चीज़ें वहाँ बनानी चाहिए जहाँ कॉस्ट कम हो, इसलिए मतलब चाइना जो है दुनिया की बड़ी फैक्ट्री बना हुआ है, वर्ल्ड फैक्ट्री बना हुआ है जहाँ पर लेबर कास्ट बहुत कम है, ठीक है। वही चाइना की बात कर रहा है इसके बारे में। चाइना एक्सपोर्ट फिर क्या करता है, लोअर प्राइसेस पे करता है, कैसे करता है, वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है इसकी बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप कह लें कि पाकिस्तान में बैठे बैठे दूसरी कंट्रीज की चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर चाइना की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं आप। मतलब दूसरे मुल्कों की आइटम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, कार्स वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ ट्रेड की बदौलत, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन इसमें काफ़ी इसमें स्कोप बढ़ जाता है इस चीज़ का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफर है, ठीक है। कंट्रीज कैन इंपोर्ट एडवांटेज मशीनरी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज टू बूस्ट देयर इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं है, आप एक दो बार रीड करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सी उर्दू ट्रांसलेशन भी कर लेना इसकी तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके। अब इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सार्क जैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो इसी चीज़ को फ़रोग देता है, ठीक है, कि ट्रेड से जो है वो दूसरे मुस्लिम मुल्कों के जो है आपस में ताल्लुकात बेहतर हों। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। जर्मनी की कार फैक्ट्री सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं बनी हुई, वो पूरे दुनिया को जो है ना गाड़ियाँ बना के एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। मास प्रोडक्शन की वजह से जो है ना हर गाड़ी की कॉस्ट भी कम हो जाती है। अगर सिर्फ जर्मनी के लिए वो गाड़ियाँ बनाएगी ना तो वो लिमिटेड गाड़ियाँ बनाएगी, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मास प्रोडक्शन में इससे फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जनाब जी क्या है, बैरियर्स क्या हैं जी ग्लोबल ट्रेड में। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स क्या हैं सिंपल। कौन-कौन सी रुकावटें हैं जो ट्रेड को मुश्किल बनाती हैं, ठीक है। अब इसकी ना हम देखते हैं 8 मेन टाइप्स होंगी इसकी सिंपल सी, तो इसको थोड़ा-थोड़ा शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे आ जाती है टैरिफ्स, जिसके लिए ट्रंप भी आजकल हल्का हुआ आपके साथ। सिंपल सी एग्जांपल आप एक्स को लें, ट्रंप की प्रोफाइल देख रहे हैं, किसी कभी किसी के ऊपर टैरिफ झाड़ रहा है, कभी किसी के ऊपर टैरिफ टैरिफ झाड़ रहा है। एक ट्रेड वार है किस्म की, वर्ल्ड वार 3 की टाइप आप कह लें इसको, ठीक है। अब इंपोर्ट की गई चीज़ पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना, ठीक है। इससे इंपोर्टेड चीज़ महंगी हो जाती है जनाब जी, लोग फिर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, इस तरह वो इफेक्ट होती है ट्रेड। अब कोटाज होते हैं किसी चीज़ की जो है ना इम्पोर्टेंट क्वांटिटी लिमिट होती है किसी कंट्री की, हमने इतनी ही इंपोर्ट करनी है, ठीक है। वो कोटाज में आ जाती है। अब इफेक्ट, अब कंट्रोल सप्लाई है, प्रोडक्ट्स लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ये उसी की जो है एग्जांपल बता रहा है। इसके अलावा सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट का लोकल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, माली इमदाद करना उनकी, ठीक है। जैसे अमेरिका और यूरोप में जो है ना फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है, पाकिस्तान में खाली ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं, वो भी किस्तों में मिलते हैं। और अब देखें अमेरिका और यूरोप की इस काम की वजह से जो है ना, जिसकी वजह से वो मतलब सस्ता अनाज बेचते हैं
और हम पाकिस्तानी फार्मर्स कम्पीट नहीं कर पाते इसके मुकाबले में। अब इम्पोर्ट लाइसेंसिंग या कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपने पाकिस्तान से किसी यूरोप वगैरह में, यूएसए में अगर अपने छुरियाँ वगैरह एक्सपोर्ट करनी है जीनाबाद से, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। और मगरमच्छ की स्किन वगैरह आपने एक्सपोर्ट करनी है, मतलब क्रोकोडाइल लेदर है, उसके लिए आपको ये चाहिए होती है चीज़ें टेक्निकल सी। और इसके बाद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं जनाब जी, चीज़ों की क्वालिटी, सेफ्टी और पैकिंग वगैरह जो है ना, उसमें कुछ रुकावटें पैदा होती हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। अगर आपने किसी मुल्क में चीज़ें एक्सपोर्ट की है, तो इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा हार्मफुल चीज़ ना उसके अंदर डाल दी हो, तो उसके लिए जनाब जी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये मतलब उसी की बात आगे कर रहे हैं। पॉलिटिकल बैरियर वगैरह हम पहले पढ़ के आए हैं। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंस वगैरह है, लैंग्वेज डिफरेंस वगैरह है, ट्रेड में इफेक्ट होती है। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो बैरियर्स हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर ना, वो कॉमन से फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह अब बैरियर्स हैं और कौन से हैं, हाई टैरिफ्स वगैरह हम पहले पढ़ा है, करेंसी डिवैल्यूएशन पहले पढ़ा है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, वीजा इश्यूज हैं, ट्रेड बैन्स हैं। तो सिंपल सिंपल से मतलब कह लेंगे आपका एक ऐसे टाइप थोड़ा सा बना हुआ है, तो ये उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट आता है जनाब ये स्ट्रेटजीज टू इनहेंस ग्लोबल ट्रेड। मतलब अभी जो फैक्टर्स आ रहे थे, जो बैरियर्स आ रहे थे, इनको रोकने के लिए, इनको इनहेंस करने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए कौन कौन से वो स्ट्रेटजीज, कौन कौन से तरीके कौन कौन से। अब ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अब एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट है, पाक चाइना एफटीए करता है जनाब जी, फ्री ट्रेड इस तरह का एग्रीमेंट्स करता है। अब मल्टीलेटरल बॉडीज में जैसे डब्ल्यूटी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और एसएएफटी है, रिड्यूस टैरिफ्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स हैं, उसके लिए काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO हमने पहले ही पढ़ा है, जब ये लॉस बनाता है, अब इस तरह की चीज़ें करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी पोर्ट्स, आपकी रोड्स हैं और आपकी जो रेलवेज वगैरह, जो मतलब मालगाड़ी वगैरह और ये चीज़ें बेहतर हों, तो मतलब ट्रेड में जो इंप्रूवमेंट होती है। जैसे सी पैक है पाकिस्तान में, अब अमेरिका पाकिस्तान को क्यों नीचे लगाना चाहता है, सी पैक की वजह से। पाकिस्तान में सी पैक अगर फुली डेवलपमेंट हो जाती है, तो पाकिस्तान अमेरिका को भी कम्पीट कर सकता है। तो इसमें बैरियर तो ये बनते हैं, अमेरिका की तरफ से बनते हैं, पाकिस्तान को इनके साथ लड़वा देगा, अफगान के साथ लड़वा देगा, ईरान के साथ लड़वा देगा। सिंपल सी अगर कॉमन सेंस बंदे में है तो बंदा चीज़ें समझ जाता है इस तरह की। तो वापस उसी पावर पॉइंट की साइड पे आते हैं, यहाँ पर आसानी है, मतलब जरा डिटेल से उन्होंने बयान किया है। तो पीछे वही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। इसके अलावा आता है जनाब जी अपना हार्मोनाइज स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। मतलब हर जगह अगर एक जैसे ही रूल्स होंगे ना ट्रेड के, मतलब क्वालिटी रूल्स हैं, मतलब एक जो जगह पे सेम है दो मुल्कों में, तो उसमें जब जो एक्सपोर्टर है ना उसको मुश्किल नहीं होती। अब इसमें आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट है जो दुनिया भर में जो है एक्सेप्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जनाब जी डिजिटल जो ट्रेड है उसको प्रमोट करना। जैसे अलीबाबा है, दराज है, अमेजोन वगैरह है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना ट्रेड को इम्पोर्ट करना, मतलब इसको इन्हेंस करना, इसको बूस्ट करना, यहाँ पर लोगों की जो है बाइंग सेलिंग में उनको आसानी पैदा करना उनके लिए, ठीक है, स्कैम वगैरह से बचना। अब उसके अलावा स्पोर्ट, लोकल एक्सपोजर, लोकल एक्सपोर्टर है यहाँ अगर वजीराबाद में आप कुछ कर रहे हैं, सियालकोट में टेक्सटाइल का कर रहे हैं, फुटबॉल का कर रहे हैं, लोकल लेवल पर भी जो कर रहे हैं, कंपनी लेवल पर नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोर्ट मिलती है, तो ये भी इस चीज़ में इनहेंस करता है इन सेक्टर में। अब जो टीडीएपी है, अब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपका रिवीजन एमसीक्यूज दे सकता है। अब ये एक्सपोर्टर को ट्रेनिंग देता है, बेनिफिट्स और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो है वो हिस्सा लेने में मदद करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इदारा है, मतलब इस तरह कई इदारे बने हुए हैं। करेंसी स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकती फिलहाल, जब तक पाकिस्तान में ये गंदा सिस्टम चेंज नहीं होता, तो ये अगर स्टेबल करते हैं तो ये भी फैक्टर इनहेंस करता है ग्लोबल ट्रेड में। इसके अलावा स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जो है उनको मजबूत करना, कस्टम्स है, पोर्ट अथॉरिटीज को इफेक्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में फिलहाल। इसके बाद है जनाब जी ये जो अपना इंटरनेशनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज हैं, इनका मकसद क्या है जनाब जी, सिर्फ फ्री ट्रेड प्रमोट करना, टैरिफ हटाना, इकोनॉमिक कॉपरेशन को मजबूत करना, ट्रेड की मिकदार जो है वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे वगैरह हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स पैदा करना, जॉब क्रिएट करना। यहाँ पे नीचे आते हैं, तो ये जो है ना आपका मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एब्रिविएशन पूछ सकता है। ये क्या करती हैं, इसमें कितने मुल्क हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन है जनाब जी। इसमें क्या है कि ये 27 जितने भी मुल्क है ना, उन्होंने आपस में यूनियन बनाएंगे, यूरोपियन यूनियन, जो आपस में उन्होंने ट्रेड बैरियर बिल्कुल खत्म किए हुए हैं। यूरो करेंसी हर कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में। इसके अलावा एशियन, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है जनाब जी, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें जनाब जी कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वाइटनम वगैरह है। अब एनएफटीए और यूएसएमसीए, नॉर्थ अमेरिका की ये ऑर्गेनाइजेशन है जनाब जी।
फ्री ट्रेड बिटवीन यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। अब इसकी जनाब ये रीनेम कर दी उन्होंने 2020 में, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको ये याद करने पड़ेंगे, थोड़े से कंसेप्ट है। अब सार्क है, ठीक है, साउथ एशिया की है, इसमें जनाब जी है, पाकिस्तान भी इसमें है, सार्क के अंदर तो एमसीक्यू आ सकता है, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह है, ये कंट्रीज हैं। इसके अलावा ये अफ्रीकन यूनियन है, एयू अफ्रीका। अब इसमें जब ट्रेड इंपोर्ट कर रहे हैं आपस में, ये अफ्रीकी ममालिक हैं, अब यूनिटी इसमें डेवलप कर रहे हैं अफ्रीकन नेशन के दरमियान। अब जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, मिडल ईस्ट की जो है, अब इसमें क्या है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर वगैरह हो गए, ठीक है। इनके जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ही है, ये मर्कोसुर, ये साउथ अमेरिका की है, इसमें ब्राजील और अर्जेंटाइन है, ठीक है। इस तरह आरईसीपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एशिया पैसिफिक है, इसमें भी जनाब जी आपका यहाँ पे क्या क्या है, चाइना है, जापान, ईरान, तुर्की, और जो है ना सिंपल ये एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल है इसके अंदर, ईसीओ इसको कहते हैं, जिसमें ये कंट्रीज के नाम है। इसमें टूल में क्या है कि जो बिजनेसेस हैं वो ग्लोबल मार्केट में किस तरह जो है पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले मेथड में क्या बताया, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, लाइसेंस और फ्रेंचाइजिंग वगैरह हम पीछे पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। इसके अलावा जनाब जी कौन कौन से मेथड है, जॉइंट वेंचर का, पार्टनरशिप लोग करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, अपनी कंट्रीज के साथ, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, एफडीआई या एब्रिविएशन हो सकती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरी कंट्री से जो है इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, उनकी फैक्ट्री अपने मुल्क में लगा सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक मुल्क की कंपनी है, वो दूसरे मुल्क में जो है अपनी फैक्ट्री लगाती है, ऑफिस या रिटेल स्टोर खुद लगाती है। जैसे टोयोटा ने पाकिस्तान में जो है वो कार फैक्ट्री लगाई हुई है, या यूनिलीवर ने पाकिस्तान में जो है अपनी जर्नी गाड़ी हुई है। तो ये एक ना इंतहाई सीरियस टाइप की कमिटमेंट होती है, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप थोड़ा और डिटेल दी हुई, उन्होंने यहाँ पर और डिटेल दी हुई है। आप ई कॉमर्स है, दराज अलीबा प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जो है चीज़ें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जी एक्टिविटी और डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट हम पढ़ा है, इंपोर्ट हम पढ़ा है, पाकिस्तान क्या करता है जनाब जी, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जब एक्सपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, ट्रेड प्लेटफॉर्म कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेड में हेल्प करते हैं, प्रोग्राम फॉर सपोर्ट, टीडी अभी पीछे पढ़ा है, वही चीज़ें हैं। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर, अब एक्सेस टू लार्जर मार्केट्स, लाहौर की छोटी सी चप्पल वाली फैक्ट्री भी जो है मतलब दुबई और लंदन और टोरंटो वगैरह में जो है ना अपनी चप्पल बेच सकती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब जब ज्यादा लोगों के लिए प्रोडक्ट करते हैं ना, कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हर यूनिट की ना बहुत कम आ जाती है, ठीक है। अब एक्सेस टू न्यू रिसोर्सेज, अब आपको जो है ना वो रॉ मटेरियल मिल सकता है, मतलब पाकिस्तान में अगर नहीं होता, जैसा कि एक ज्वेलरी मेकर साउथ अफ्रीका से सस्ता और बेहतर डायमंड इंपोर्ट कर सकता है, और बाकी सोना वगैरह इंपोर्ट कर सकता है। और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, फॉरेन कंट्रीज जैसे जर्मनी वगैरह, जापान वगैरह से जो है आप टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, तो आपको नई टेक्नोलॉजी आप सीखते हैं, इसमें एनहेंसमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है नीचे डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या है कि अगर आपका जो बिजनेस है ना सिर्फ पाकिस्तान पर डिपेंड है, और यहाँ मतलब रिसेशन आ जाता है या नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके कस्टमर जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कनाडा में भी हैं, तो रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है। मतलब छोटी सी बात ले लें, अंडे जो हैं वो एक ही बाल्टी में नहीं रखने चाहिए, एक ही शॉपर में नहीं डालने चाहिए, इस तरह। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वही बात आ गई, ग्लोबल मार्केट में अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी कंपनी में जो है पैसा लगा सकते हैं, इससे आपकी कंपनी एक्सपेंड कर सकती है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलायंस, आप जो है किसी एक्सपीरियंस फॉरेन कंपनी के साथ ना पार्टनरशिप कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और मार्केट नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ग्लोबल कंपटीशन आपको ऑलरेडी जो है वो क्वालिटी इंप्रूव करने पर ये मजबूर कर देगा। पाकिस्तान में क्वालिटी वैसे ही बहुत डाउन है, बहुत जरूरत है इस चीज़ की। लेकिन इन सारे फायदों के साथ ना कुछ थ्रेट्स भी हैं। थ्रेट्स ग्लोबल मार्केट में क्या है, इनको देखते हैं। इंटेंस कंपटीशन जनाब जी, आपको एप्पल, सैमसंग, टोयोटा जैसी जो ग्लोबल गैंग्स के जो है ना उनको कम्पीट करना पड़ सकता है, ठीक है। उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा सरमाया, ये मुश्किल हो सकती है अगर आप उनकी कैटेगरी में जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब आपने पाकिस्तान में जो है फैक्ट्री लगाई है, लेकिन अगर किसी पार्टनर मुल्क में जो है वो जंग शुरू हो गई है, जैसे ये पाकिस्तान में हो सकता है, यहाँ सैंक्शन लग जाते हैं, तो आपका सारा बिजनेस प्लान जो है वो खराब हो सकता है। ट्रेड बैरियर क्या है जनाब जी, हमें पता है कि जनाब जी जो टैरिफ्स हैं, कोटास वगैरह हैं, रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, उस पर इफेक्ट करते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन, आज डॉलर जनाब जी 280 रुपये का, कल 300 का हो जाएगा, वही चीज़। अब कल्चर डिफरेंस जनाब जी, आपने अपनी बिस्किट का नाम जो है वो कुछ ऐसा रख दिया जो दूसरी लैंग्वेज में मतलब बुरा मीनिंग है उसका। अब जैसे कि यूएसए की एग्जांपल लें, तो वहाँ पर जनाब जी क्या है, वर्जन अलायंस है, वर्जन मोबाइल्स हैं, तो पाकिस्तान में इसका मतलब आप समझते हैं क्या हो सकता है। अब आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, आपका जो यूनिक डिज़ाइन है वो फार्मूला या कॉपी हो सकता है, तो आपको इसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है कि जनाब जी ये आपका एक रिस्की तो कह लें कि आपने कोई आइडिया सोचा है कि ब्रांड आपने लॉन्च किया, वो कॉपी हो सकता है, चाइना में बहुत ज़्यादा कॉपी होता है आपका ब्रांड। इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह हैं,
अब नेक्स्ट जो है 120 में वो इम्पैक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, एमएनसीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये वो बड़ी कंपनी है जो एक से ज्यादा मुल्कों में काम करती हैं, मतलब इन्हें ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ले लें नेस्ले है, इस तरह की और कंपनीज हैं, जैसे कि मिसाल के पीछे उन्होंने बताया हुआ है यूनिलीवर हो गया, टोयोटा होगा, कोका कोला हो गया, सैमसंग वगैरह हो गया, इनके अपने तरीके कार हैं काम करने के। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, स्किल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, सिंपल सिंपल से इसके आगे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वही पढ़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट एक्सेस है, बेटर क्वालिटी वैरायटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है। छोटे छोटे पॉइंट आपने एक बार रीड करना, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसके हैं जनाब जी, मतलब एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर, कभी कभी जो है वो एमएनसी डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ना काम वगैरह जो है ना वो लेबर्स को अपने उनके रूल्स फॉलो नहीं करने देते। इन्वायरमेंटल हार्म है, उनकी फैक्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन फैला सकती हैं। और प्रॉफिट रिपरेशन, जो एक एमएनसी पाकिस्तान प्रॉफिट कमा रही है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कंट्री में ट्रांसफर कर रही है। अब लोकल बिजनेस है वो इससे डाउन होती है, थ्रेट लोकल बिजनेस है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में यही चीज आती है, कल्चरल एरोसियन है, आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट यहाँ पे हो रहा है। टैक्स अवॉइडेंस है, वो इतना टैक्स पे नहीं कर रही। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपनी मर्जी बनवाने पर, अपने लॉज बनवाने पर। और एमएनसी इन पाकिस्तान, नेस्ले, यूनिलीवर, पेप्सिको, सुजुकी मोटर्स और प्रॉक्टर गैम्बल, जिसमें पहले बात की थी ऊपर इन्हीं की। अब बैलेंसिंग एमएनसी इम्पैक्ट, व्हाट शुड बी कंट्रीज डू, के ग्लोबल कंपटीशन के जो है आजकल के ट्रेंड में क्या चीजें हैं वो आगे देखें। अब गवर्नमेंट्स को चाहिए वो एमएनसी को बैलेंस कैसे करें, ये छोटे से पॉइंट्स के क्लियर लेबर लॉज जो है वो सेट करें वर्कर्स के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड अपने सेट करें, ठीक है, फेयर टैक्सेशन वगैरह के प्रमोट करें, ठीक है, लोकल बिजनेस वगैरह सपोर्ट करें और पार्टनरशिप को सपोर्ट करें। अब आखिरी में रूल है इसका छोटा सा, जो कि ग्लोबल कंपटीशन के बारे में है। राइज ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, चाइना है, इंडिया, ब्राजील, वियतनाम वगैरह जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। कंपनीज जो है वो इन जो कंट्रीज है ना इनकी तरफ प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही है, मेटा वगैरह है, बाकी कंपनीज है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट कम आती है, उनकी अपनी कंट्री में यूएसए में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, छोटी सी छोटी कंपनी, छोटी सी छोटी शॉप भी जो है अमेजोन, शॉपिफाई पर और दराज वगैरह पे इस तरह के प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया। और ट्रेंड्स क्या हैं ऐसे ग्लोबल कंपटीशन में, इनोवेशन और स्पीड है। कंपनी सिर्फ जो है ना वो प्राइस पर नहीं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, मतलब कौन पहले नई चीज मार्केट में लेके आता है, स्टार्टअप्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी जो है, ग्रीन बिजनेस, आज का जो कंज्यूमर है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो कंपनीज उन बिजनेसेस को पसंद करता है। नॉलेज और टैलेंट कंपटीशन, आज कंपनीज जो है वो टैलेंटेड इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट उनके लिए कम्पीट करती हैं, ठीक है, जिसमें उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, स्किल लेबर है। पाकिस्तान सारी की सारी स्किल लेबर बाहर जा रही है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, यहाँ पर हुक्मरान खुश हो रहे हैं कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वही सारी बात लिखी हुई है। ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, रीशेपिंग, कोविड 19 के बाद कोविड 19 ने कंपनी को क्या सिखाया कि सप्लाई चेन को जो है वो एक मुल्क पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खतरनाक है उसके लिए, वो रीजनल या लोकल सप्लाई की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद है ट्रेड वार प्रोटेक्शन, यूएस चाइना ट्रेड वार हो गया। ये सब फैक्टर्स ये दिखाते हैं कि फिर से जो है ना कुछ कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक जो है वो इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए जो है ना वो बैरियर्स लगा रहे हैं। कस्टमाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन है, ठीक है। ग्लोबल ब्रांड्स अब हर मार्केट के जो है हिसाब से ना प्रोडक्ट कस्टमाइज करती हैं। अब मैकडोनल्ड है इंडिया में वेजिटेरियन बर्गर्स, और पाकिस्तान में जनाब जी हलाल फूड बेचती है, हलाल का टैग लगा के, बनाने का तरीका जो भी हो। इसके अलावा ब्रांड ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, आज का जो कस्टमर है ना वो कंपनी की वैल्यू देखता है, वो ऐसी कंपनी से खरीदेगा जो हॉनेस्ट हो, ठीक है, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। एसएमई स्टार्टअप्स की बात हो रही है, स्टार्टअप्स गोइंग ग्लोबल। इंटरनेट की जो बदौलत है अब एक स्टार्टअप लाहौर से भी सिलिकॉन वैली के कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप हब भी से कहा जाता है। अब फ्रीलांसर जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट जनरल किया जाए कारोबार को जो है वो क्या करना चाहिए, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जनाब जी इन्वेस्ट करें, कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएं, ठीक है, लोकल मार्केट्स की समझ बनाएं अपने अंदर, डिजिटल टूल्स जो है उसको मतलब इस्तेमाल करें, नई नई चीज़ें इन्वेंट करें। तो ये टॉपिक्स जो है इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, आप एक बार हैंड आउट रीड करेंगे तो मजीद आसानी हो जाएगी इसके अंदर। वीडियो लेंथी होगी क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो अभी नेक्स्ट थीम 9 में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।